गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने की थी हिडन गुडविल। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग निकालो स्कैनर्स। आज जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो स्कैनर्स में से है, पेज नंबर S.46। स्कैनर्स बुक के एंड में होते हैं। S.46 पे क्वेश्चन नंबर 14 वो निकालो। तो क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये नाम है। दे वर ट्रेडिंग इन आर्टिफिशियल लिम्स। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड गामा। अल्फा और बीटा पार्टनर्स हैं, गामा आया। ठीक है, उसके बाद कुछ लिखा है वो आप पढ़ लेना। बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। एक आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स में, इसे करो अंडरलाइन। ठीक है, और लाइबिलिटीज में दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसे करो अंडरलाइन। गामा वॉज एडमिटेड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है गामा विल ब्रिंग 4 लाख एज कैपिटल बट ही वॉज अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, इसे भी करो अंडरलाइन कि वो गुडविल नहीं ला पाया। तो क्या करेंगे, करंट से काटेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3:1। सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं, फिर आगे देखेंगे। अल्फा बीटा गामा, ओल्ड रेशियो है 1:1 एज नथिंग इज मेंशन्ड, एंड न्यू रेशियो है 3:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अगर मैं बात करूं अल्फा की तो ओल्ड माइनस न्यू, और अगर बात करूं बीटा की ओल्ड माइनस न्यू। 6 3 माइनस 3 0, 6 3 माइनस 2 1/6। तो अगर आप ध्यान से देखो, अल्फा को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसका सेक्रीफाइस नहीं आया, सिर्फ बीटा कर रहा है बस। तो सेक्रीफाइस कर रहा है बीटा, तो ऑब्वियसली गुडविल भी बस बीटा को ही मिलेगी। ठीक है, अब बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले थर्ड पॉइंट अगर देखें, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 30,000। आपने वर्कर्स को देने हैं 30,000। पहले चेक करो क्या कोई रिजर्व था हमारे पास। रिजर्व है कितना, 56। उसमें से 30,000 देने हैं, तो आपस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 26। देखो 30,000 की लायबिलिटी है, लेकिन हम 56 के लिए तैयार थे, तो 26 बांट लेंगे। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम तो तैयार थे। ठीक है, टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 40,000। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैड डेट्स हैं 40,000, ऊपर देखो डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हैं 8 लाख। 8 लाख में से 40,000 डूब गए, तो आपको लगेगा नुकसान हो गया और आप यहां पे दिखा दोगे, बट गलत है। क्यों, ध्यान से सुनना। लाइबिलिटी साइड में चेक करो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसे करो अंडरलाइन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको पता ही है, हमें डाउट था तो हमने 40,000 का प्रोविजन बनाया, बट फर्क पता है क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें डेटर्स यहां दिए हुए हैं, मान लो 8 लाख, तो प्रोविजन भी यही दिया होता है 40,000, और बाहर आता है 7,60,000। ये होते हैं ग्रॉस अमाउंट। प्रोविजन मतलब हमें डाउट है ये डूबेगा, और हम बाहर दिखाते हैं 760 नेट अमाउंट। बट इन लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक करी, इन लोगों ने ग्रॉस अमाउंट तो यहां दे दिया और प्रोविजन को यहां दे दिया। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है और आप उसको यहां माइनस करने की जगह इधर भी दिखा सकते हो, लीगल है, अलाउड है वो। ठीक है, तो इन लोगों ने यहां माइनस नहीं किया और यहां दे दिया, गलत नहीं है, आपको ढूंढना है ये चीज। तो अब से जब भी क्वेश्चन करोगे ना, लायबिलिटी साइड में चेक करना कि कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां तो नहीं दिखा रखा। ठीक है, ये भी अलाउड है और क्वेश्चन में हो सकता है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत ट्रिकी होने वाला है। तो प्रोविजन है इधर, अब सुनना बहुत ध्यान से। 8 लाख में से हमने 40 का प्रोविजन बनाया हुआ था, मतलब हमें डाउट था कि डूबेगा, और हमने नुकसान पहले दिखाया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी नुकसान दिखाया हुआ था। अभी डूबा नहीं है, डाउट था। अब असली में डूब गए 40,000। ठीक है,
लेकिन हम तो पहले से ही नुकसान दिखा चुके हैं कि डूबने वाला है, अब वो असली में डूब गए तो कोई नया नुकसान थोड़ी हुआ। दोबारा सुनना, हमने प्रोविजन दिखाया हुआ था 40,000 का, बस प्रेजेंटेशन यहाँ कर दी है। अगर देखा जाए प्रोविजन दिखाया हुआ था 40 का कि 8 में से 40 डूबने वाले हैं, हमें उम्मीद पहले दिखा दी थी कि डूबने वाला है, नुकसान दिखा दिया था। ठीक है, आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है प्रोविजन, पहले से ही नुकसान दिखा दिया। अब असली में डूब गए, सच में डूब गए तो दोबारा थोड़ी नुकसान दिखाएंगे, डबल इम्पैक्ट हो जाएगा, दोबारा थोड़ी दिखाएंगे उसको, पहले ही दिखा चुके हो आप। अब तो जो नुकसान हुआ है बैड डेट्स का वो प्रोविजन में से कवर होगा। ठीक है, पॉइंट समझ पा रहे हो? जब आप पहले से ही नुकसान दिखा चुके हो उसको आप दोबारा कैसे दिखा सकते हो? डबल इम्पैक्ट नहीं करना। अब तो बैड डेट्स जो हुए हैं वो इस प्रोविजन में से कवर होंगे, राइट? तो यहां पे नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है सर ये 8 लाख है या 760 है, क्या हो रहा है ये? 8 लाख में से प्रोविजन यहां दिखाया हुआ है तो इसकी रियल वैल्यू 760 है। ठीक है, 8 लाख में से हमने दिखाया हुआ था कि 40,000 डूबने के चांस है, तो हम डेटर 760 मान रहे थे, बट अब एक्चुअली में डूब गए तो अभी भी डेटर 760 बचेंगे। क्यों? 8 लाख में से 40 सच में डूब गए तो 760 बचे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फिर बैड डेट्स का नुकसान कैसे दिखाया? वो हमने प्रोविजन में से कवर किया, इस प्रोविजन में से हमने बैड डेट्स कवर कर लिए। कैसे? बहुत ध्यान से सुनना, जिसको डीप नॉलेज चाहिए। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स की ये एंट्री होती है। ठीक है, बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर। रीजन ये आपके लिए एक्सपेंस है और डेटर्स कम होने वाले हैं। ठीक है, फिर इस बैड डेट्स को हम कहां लेके जाते हैं? वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं टू बैड डेट्स। ठीक है, और यहां पे आप रीवैल्यूएशन में लेके जा सकते हो, एडमिशन के अंदर रीवैल्यूएशन में लेके जा सकते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहां आता है टू बैड डेट्स। बट अब हमारे पास प्रोविजन है तो हम दोबारा नुकसान नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अब हम इस नुकसान को कैसे कवर करेंगे? प्रोविजन से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से कवर करेंगे। तो पॉइंट क्या है? 40,000 का नुकसान आपने पहले दिखाया हुआ था, तो अब तो दोबारा दिखाना नहीं है, इसमें से कवर करेंगे उस नुकसान को। ठीक है, तो यहां पे नहीं आएगा। आगे, क्रेडिटर्स वर पेड 20,000 मोर, इसे भी करो अंडरलाइन। क्रेडिटर्स वर पेड 20,000 मोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स को 20,000 रुपए और दिए। क्रेडिटर्स को अगर आप 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपके लिए नुकसान, तो यहां पे आ जाएगा टू क्रेडिटर्स 20,000, राइट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 12,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 पे आने वाले हैं, तो फायदा है, लायबिलिटी कम हो रही है। 12,000 पे आने वाले हैं तो 18,000 का फायदा, राइट? 20,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉर्चूनेट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कितने की? 20,000 नुकसान। उसके बाद गुडविल दी हुई है, वो तो यहाँ पे आएगी नहीं, राइट? तो अब निकाल लेते हैं। अल्टीमेट लॉस कितना हुआ? 40 में से 18 गए, तो आपका जो लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस, वो है 22,000। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? अल्फा और बीटा में 11, राइट? आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे देखते हैं। तो अब इसको आगे करते हैं। सबसे पहले बनेगा कैश अकाउंट। अगर आपको उस एंट्रीज में डाउट है तो कोई बात नहीं, एंट्रीज अभी जरूरी नहीं है, मैं बाद में करवाऊंगा। एक क्लास में एंट्रीज की दूंगा, उसमें मैं वो टॉपिक दोबारा करवाऊंगा एंट्रीज का। ठीक है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1 लाख। अब देखो नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया? गामा लाया 4 लाख एज इज कैपिटल, तो कैश टू गामास कैपिटल 4 लाख। बट गुडविल नहीं लाया, आगे लिखा भी हुआ है, ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल नहीं लाया, तो करंट से काटेंगे, तो गामास करंट। लेकिन किसको देंगे? जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ बीटा को, टू बीटास कैपिटल। ठीक है, करंट से काट के उसकी कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि सिर्फ वही सैक्रिफाइस कर रहा है बस। गुडविल फर्म की है 180, तो गामा का शेयर कितना बनता है? 1/6, 30,000,
तो गामा को गुडविल लानी चाहिए थी 30,000 और वो किसको मिलेगी, बीटा को, क्योंकि बस वही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अल्फा को नहीं मिलेगी। करेक्ट। अब यहां देखो गामा कैपिटल आ गई 4 लाख। इसको अभी हम क्लोज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। चलो अब स्टार्ट करो कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आप ट्राई करो, फिर उसके बाद टैली करना। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 6 लाख, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 6 लाख। सेकेंड, क्या कोई रिजर्व है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 56, लेकिन उसमें से 30,000 को देने हैं, तो आपस में बांटने कितने हैं? 26। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बटेगा 26 और वो बटेगा 1:1 में, तो 13 इसका 13 इसका। करेक्ट। उसके बाद क्या कोई लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड में देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये होता है लॉस, तो लॉस से कैपिटल कम होगी, ठीक है। और ये भी कौन सी रेशियो में बटेगा? 1:1 में, तो 20:20। उसके बाद रीवैल्यूएशन के लॉसेस 11:11। फिर न्यू पार्टनर की एंट्रीज, कैपिटल लाया 4 लाख, तो बाय कैश 4 लाख कैपिटल लाया, और जो उसके करंट से काटनी है और इसको मिलनी है बीटा को, तो बीटा की तो बढ़ेगी कैपिटल बाय गामास करंट 30,000 मिलेंगे बीटा को, ठीक है। और तो ये गामास करंट है, ये कहा जाएगा एसेट में, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं। करेक्ट। क्या कोई पार्टनर कोई एसेट ले गया? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी पे ऑफ करके गया? नहीं। तो दैट्स इट। अब आप सीडी निकाल दो, इसके बाद फिर बैलेंस शीट करेंगे। तो ये हो गया 5,13,000 टोटल, और ये हो गया 6,43,000 टोटल, और ये 4 लाख। तो 513 में से 31 गए, 31, तो इट शुड बी 4,82,000, इसका 482 होना चाहिए। 643 में से 31 गए, तो इसका होना चाहिए 6,12,000, और इसका होना चाहिए 4 लाख, ठीक है। तो 482, 6,12,000, 4 लाख, ये आप लिख लो। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो वो भी पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं टैली करवाऊंगा। तो अब बनाते हैं बैलेंस शीट। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपने गलती करी होगी। कौन से देखते हैं। सबसे पहले कैश। आपको लग रहा होगा कैश 5 लाख है, बट 5 लाख है नहीं। क्यों नहीं है अभी देखते हैं। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स को भी ध्यान से देखना। 8 लाख के डेटर्स थे, जिसमें से 40 डूब गए, तो 760 आ गए, ठीक है। 8 लाख में से 40 डूब गए, 760 आ गए। अब ये मत कहना कि सर 40 का नुकसान तो पहले दिखाया हुआ था, उसके बाद 40 और डूब गए, तो इसमें से 80 माइनस होना चाहिए, ये मत सोचना। रीजन दोबारा सुन लो, जो आपने 40 का नुकसान दिखाया हुआ था वो डाउट था, प्रोविजन था। अब असली में 40 डूब गए, तो एग्जैक्टली आप नुकसान 40,000 का ही दिखाओगे। पॉइंट क्या है, पहले 8 लाख के डेटर्स से आपने 40 का प्रोविजन दिखाया हुआ था, ठीक है, और 760 के डेटर्स दिखाए हुए थे। अब वही 40 तो डूबे हैं, तो इसमें से 40 ही माइनस होंगे और बाहर 760 ही आएगा। लेकिन अगर बैड डेट्स होते 50,000, मान लो 50,000 होते, तब हम इसमें से 10 और माइनस करते, क्योंकि डाउट हमने 40 पे दिखाया हुआ था, 10 का नुकसान और हो गया, तब 750 आता, और वो 10,000 का नुकसान कहां जाता? रीवैल्यूएशन। दोबारा सुनना, अगर बैड डेट्स
50 होते तो 40 के लिए तो हम तैयार थे, नुकसान दिखाया हुआ था, 10,000 का नुकसान और दिखाते और इसमें से 50 माइनस करते। ठीक है, फिलहाल प्रोविजन था और उतना ही नुकसान हुआ है तो बस 40 ही माइनस करेंगे, 760 भाग। इसके बाद स्टॉक 2 लाख, क्या स्टॉक में कोई चेंजेस थे? नहीं थे। मशीनरी 386, मशीनरी 386, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ चुका है तो वो तो आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी साइड चेक करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये तो खत्म हो गए, हट चुकी हैं, यहाँ पे बैड डेट्स आ गया, खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 56 का रिजर्व था, उसमें से देने कितने थे वर्कर्स को? 30,000, तो 30 की लायबिलिटी आएगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30 के थे बट 18,000 कम हो गए थे क्योंकि वो 12,000 पे आ चुके थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिटर्स, थोड़ा ध्यान से। क्रेडिटर्स कितने थे? 3 लाख के थे। ठीक है, उसमें लिखा है क्रेडिटर्स वर पेड 20,000 मोर, तो आपको लग रहा होगा कि सर 20,000 ऐड कर दो तो 320 के आ जाएंगे, बट गलत है। क्यों? अभी तक लिखा होता था क्रेडिटर्स वर टू बी पेड 20,000 मोर, 20,000 और देने पड़ेंगे, लेकिन यहां पे ना स्टेटमेंट कुछ और है। यहां लिखा है क्रेडिटर्स वर पेड 20,000 मोर, इसे करो अंडरलाइन, वर पेड, इसका मतलब पेमेंट हो गई, तो क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया तो यहां पे आएगा बाय क्रेडिटर्स 320। क्यों? सुनो, क्रेडिटर्स थे कितने? क्रेडिटर्स थे 3 लाख के और वो कह रहे हैं उनको 20,000 रुपए और देने हैं। आपने 20,000 का नुकसान तो दिखाई दिया है। ठीक है, 3 लाख भी पे कर रहे हो, 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो भी पे कर रहे हो, पूरे 3,20,000 अभी के अभी पे कर रहे हो। क्रेडिटर्स हो गए खत्म, जीरो। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना उसमें क्रेडिटर्स वर इंक्रीज लिखा था या वर टू बी पेड लिखा था कि उसको बढ़ा दो और बाद में पे करेंगे, बट इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं उनको पे कर दिया, समझ पा रहे हो? तो क्रेडिटर्स को जब पे कर दिया तो कैश तो जाएगा आपका, क्योंकि एंट्री क्या होती है, जब क्रेडिटर्स को पे करते हो तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू कैश, तो पैसे तो गए, राइट? तो इसलिए यहां पे आपका कैश गया। आगे सुनो, कैपिटल अकाउंट, बट उससे पहले एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 20,000 की, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, अल्फा बीटा गामा 482 612 4 लाख। ठीक है, एंड कैश कितना आएगा? देखो 5 लाख हो गए थे बट क्रेडिटर्स को पे कर दिए 320, तो बचे कितने? बचे 180, क्योंकि क्रेडिटर्स को लिखा है वर्क पेड, पेमेंट हो गई तो 180 बचा। अब आप दोनों साइड का टोटल चेक कर लो, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप खुद चेक कर लो। आई होप आपने टोटल कर लिया होगा और वो टैली नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक बात छोड़ दी थी, गामास करंट अकाउंट भी आना था यहाँ पे। ठीक है, 30,000, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं, तो जब पैसे लेने हैं तो ये है हमारे लिए एसेट। ठीक है, मैंने जान के छोड़ी थी जस्ट टू सी कि कौन अवेयर है, तो आई होप आपने थोड़ा सा देख लिया होगा। तो इसका टोटल क्या है? बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 15,56,000। दिस इज द करेक्ट आंसर, 15,56,000। तो इस क्वेश्चन में नए पॉइंट्स क्या थे? एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी में दिया हुआ था, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इधर भी दिया हो सकता है। दूसरा नया पॉइंट क्या था? क्रेडिटर्स वर पेड 20,000 मोर। वर पेड का मतलब पेमेंट हो चुकी है, तो पहले 20,000 का नुकसान दिखाओ और फिर पेमेंट दिखा दो। ठीक है, इसकी अगर आप डीप में एंट्री चेक करोगे ना तो सबसे पहले तो क्रेडिटर्स थे कितने के? क्रेडिटर्स थे पहले 3 लाख के, बट पेमेंट कितनी कर रहे हो आप? पेमेंट कर रहे हो 320। क्यों? क्योंकि 20,000 का नुकसान और हुआ था, 20,000 के क्रेडिटर्स और बढ़ गए थे, तो इसलिए कैश दिया 320। बट एंट्रीज की इतनी टेंशन नहीं है अभी, पहले मेन फोकस इस पे होना चाहिए और प्रोविजन पे होना चाहिए।
तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। बट इसका मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाऊंगा, बाकी आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। सो निकालो 69 और इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्राई करेंगे। ए पॉइंट में लिखा है कैपिटल एंड गुडविल, ये तो यहां पे आएगा नहीं, ठीक है। बी पॉइंट में लिखा है पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट ऑफ 2000 हैड बीन बैडली डैमेज्ड। 2000 का स्टॉक था जो डैमेज हो गया, खराब हो गया। एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज 400। 2000 का स्टॉक था, उसमें से बस 400 आएंगे, ठीक है। कोई स्टॉक पड़ा था 2000 का, जिसमें से 400 रुपए मिलने हैं, बाकी का नुकसान। तो नुकसान कितना हुआ? 1600 का। अगर 2000 के स्टॉक में से आपको 400 मिल जाएंगे तो मतलब 1600 नहीं मिलेंगे, वो आपके लिए नुकसान। और नुकसान कहां आता है? डेबिट। क्लियर? 2000 के स्टॉक में से बस 400 रिकवर होंगे, तो 1600 डूबने वाले हैं। ये आपने करा भी हुआ है प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है, कि अगर मार्केट वैल्यू कम होती है तो दिखा सकते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 200 वर नॉट रिकॉर्डेड। 200 के चार्जेस थे जिसको नहीं दिखाया, तो अब दिखा दो। बैंक चार्जेस हमारे लिए नुकसान है, राइट। लेकिन ये ऐसे लायबिलिटी में नहीं आएगा, ये आएगा इधर, बैंक में से पैसे कटेंगे। तो यहां पे आएगा बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में बैंक चार्जेस 200, ठीक है। दोबारा सुनना, बहुत ध्यान से समझो। 200 रुपए के बैंक चार्जेस हैं जिनको नहीं दिखाया। बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस की एंट्री होती है बैंक चार्जेस टू बैंक। तो बेसिकली एक तो एक्सपेंस है और एक हम ये बोलते हैं कि पैसे कटने वाले हैं हमारे अकाउंट से, ठीक है। इसको नहीं दिखाया तो अब दिखा दो। पैसे कटने वाले हैं अकाउंट से, वो यहां दिखा दिया, डिक्रीज इन एसेट, पैसे गए, ठीक है। और एक्सपेंस है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखा दो। रीवैल्यूएशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, टू बैंक और ब्रैकेट में बैंक चार्जेस, ये भी ठीक है। आगे देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वॉज नॉट प्रोवाइडेड। 3000 की डेप्रिसिएशन नहीं दिखाई, तो अब दिखा दो, टू बिल्डिंग नुकसान है और एसेट में से माइनस कर देना, राइट। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर 800 वर नॉट रिकॉर्डेड। थोड़ा ध्यान से सुनना, आपने 800 के गुड्स खरीदे थे, वो नहीं दिखाए, बट स्टॉक में रख लिया। पॉइंट क्या है? 800 के गुड्स खरीदे, सामान तो रख लिया स्टोर रूम में, लेकिन एंट्री नहीं करी। जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू क्रेडिटर। तो ये तो एक्सपेंस दिखाना होता है और लायबिलिटी में ऐड करना होता है। तो एक्सपेंस मतलब यहाँ नुकसान, तो यहां दिखा दो टू क्रेडिटर 800 और लायबिलिटी में ऐड कर दो। बेसिकली ये एक्सपेंस भी शो हो गया और लायबिलिटी में ऐड भी हो गया, ठीक है। एफ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एन एक्सपेंस ऑफ 1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड इन P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना आपने एक्सपेंस दिखा दिया था, इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस दिखा दिया था, टू इंश्योरेंस 1200 का खर्चा दिखा दिया था। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बट 600 ऑफ दिस रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर 31 मार्च। इसमें से 600 अगले साल का है। दोबारा सुनो, 1200 की इंश्योरेंस दिखा दी, इसमें से 600 अगले साल की है। 11th में आपने पढ़ा हुआ है, एक्सपेंस हम उतना ही दिखाते हैं जो इस साल का होता है, एक्रूअल एजम्पशन, जो इस साल का एक्सपेंस है वो दिखाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें 600 का एक्सपेंस दिखाना चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा प्रीपेड इंश्योरेंस आप माइनस करते हो, राइट। आपको 600 का एक्सपेंस दिखाना चाहिए था, बट आपने 1200 का दिखा दिया। कोई बात नहीं, 600 आपके लिए प्रीपेड हो गया ना। प्रीपेड क्या होता है हमारे लिए? एसेट। अब इसको इस वाली साइड पे दिखा दो, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो सीधी सी बात है, आपने 600 का एक्सपेंस दिखाना था, आपने 1200 दिखा दिया,
ज्यादा दिखा दिया। अब एक्सपेंस को कम करना है, कैसे कम करेंगे, यहां दिखा दो इनकम में। या फिर आप ये लॉजिक समझ लो कि प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है और एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट कहां पे आता है, इनकम, और कहां जाएगा, बैलेंस शीट। क्लियर। सो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको आप अच्छे से कर लो, बाकी क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे, आपका होमवर्क है। ओके, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। सबसे पहले उसमें रेशियो देखो, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज। ए को मिलेगा 1/2, बी को मिलेगा 1/3 और रिजर्व में जाएगा 1/6। ठीक है, अगर इसको ठीक करें सबसे पहले तो 6 एलसीएम आ गया, रेशियो बन गई 3:1, मतलब ए बी और रिजर्व रेशियो है 3:1। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो हमारे पास प्रॉफिट आते हैं उसमें से हम 1/6 रिजर्व में डालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1/6 रिजर्व में डालते हैं। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स को रिजर्व में नहीं डालते। तो पॉइंट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, रिजर्व बन चुके होंगे, तो यहां पे हमारे क्वेश्चन में रिजर्व का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट से रिजर्व नहीं बनाते, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका इग्नोर करना है। अगर पूरा क्वेश्चन होता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिजर्व बनाते हैं। यहां रिजर्व का कोई रोल नहीं है, आपको इसे इग्नोर करना है। क्लियर। तो रेशियो बस 3:2 मान लेना, सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस इसी रेशियो में बटने हैं। रिजर्व को एक पार्टनर तो है नहीं, तो उसको तो साइड कर दो। आगे देखो, अब अगर हम रीवैल्यूएशन बनाएं, सबसे पहले कैपिटल लाया, गुडविल लाया। सी पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। सबसे पहले इसको हिंदी में समझो। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि स्टॉक को 10% कम करना है, ऐसा नहीं बोला। वो कह रहे हैं स्टॉक ऑलरेडी 10% कम है। दोबारा सुनना, एक होता है स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यू बाय 10%, या स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, या रिड्यूस स्टॉक बाय 10%, मतलब स्टॉक को 10% कम कर दो। ठीक है, एक तो वो लाइन होती है। ये लाइन क्या है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक को ऑलरेडी कम किया हुआ है। तो मतलब जो स्टॉक आपको दिख रहा है ना, वो 10% कम करके लिखा हुआ है, उसको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा बाय स्टॉक। ठीक है, दोबारा सुनना, एक होता है रिड्यूस स्टॉक बाय 10%, या स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% कम करना है तो नुकसान दिखाते हैं। यहां पे लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड को करो अंडरलाइन। इसका मतलब हमने स्टॉक को 10% कम दिखाया हुआ है गलती से, बाय चांस, तो उसको अब बढ़ाना है। ठीक है, अब 10% कैसे निकालें। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर 18,000 का 10% मतलब 1800, इतना बढ़ा दो, 1800 बढ़ा दो, बट ये गलत है। क्यों गलत है, बहुत ध्यान से सुनना। स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 18,000 नहीं है, 10% कम होके 18,000 आई है, राइट। तो स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू मान लो, लेट ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिनल वैल्यू एक्स थी। ठीक है, और हमने 10% कम कर दी और 18,000 आ गई। अगर आप ध्यान से सोचो, जब 10% कम की थी तो इसका 10% कम नहीं हुई, जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना उसमें से 10% कम करी और ये वैल्यू हुई। समझ पा रहे हो, दोबारा सुनो, आपने 10% इसका कम नहीं किया, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 10% कम किया और फिर ये आंसर आया। तो मान लो ओरिजिनल वैल्यू थी x, x में से 10% कम किए, x माइनस 10% ऑफ x, फिर जो आंसर आया वो 18,000 है। ठीक है, x में से ओरिजिनल वैल्यू मान लो 22-23,000 है, मान लो उसमें से 10% कम कर दिया और फिर ये आंसर आया। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे 90% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000, क्योंकि 100 तो एलसीएम आ गया होगा। ठीक है, अगर ये मैथ्स थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है
100 एलसीएम ले लिया होगा तो 100x माइनस 10x, तो 90 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल टू 18,000। तो x की वैल्यू क्या होगी 18,000 इंटू 100 बाई 90। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 9 1 9 2 x की वैल्यू आ गई 20,000। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 20,000 थी, ठीक है, और हमने 10% कम दिखाया हुआ है, तो इसका 10% हमने कम दिखाया हुआ है। इसका 10% कितना होता है 2,000। 20 में से 2 हमने कम दिखाए हुए हैं, तभी तो हमने 18,000 दिखाए हुए हैं। समझ पा रहे हो? ओरिजिनल वैल्यू 20 थी, हमने 2,000 कम दिखाया, तभी तो हमने 18 दिखाया। तो अब कितना बढ़ाएंगे 2,000। डिफरेंस समझ पा रहे हो पॉइंट में? आप लोगों को लगा था कि सर 18,000 का 10% बढ़ा दो, लेकिन नहीं, ये तो फाइनल आंसर है। हमें ओरिजिनल वैल्यू जो थी x, जो ओरिजिनल प्राइस था, उसमें से 10% बढ़ाना है। तो ओरिजिनल वैल्यू को माना x की वैल्यू निकाली विच इज 20,000, ये सही प्राइस था, और हमने इसका 10% कम करके दिखाया हुआ है विच इज 2,000, और आंसर दिखाया हुआ है 18,000। तो हमने अब 2,000 बढ़ाया। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एक इसका शॉर्टकट भी होते हैं। जो ये 18,000 है ना, जिनको थोड़ी सी मैथ्स ठीक लगती है, जो ये 18,000 है, ये एक्चुअली में 90% वैल्यू है। सीधी सी बात है, ओरिजिनल वैल्यू x थी जो 100% थी, आपने 10% कम दिखाई है, तो 18,000 90% वैल्यू है। तो 18,000 डिवाइड बाय कर लो 90%, इससे 100% वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? 18,000 डिवाइड बाय 90% मतलब 90 upon 100। इसको ऊपर ले आओ, 18,000 इंटू 100 बाई 90, सॉल्व किया तो 20,000। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे, क्रेडिटर्स इंक्लूड्स a liability of 4,000 which has been decided by the court at 3,200। क्रेडिटर्स में 4,000 थे, मैंने ये दिखाया हुआ था मैंने 4,000 देने हैं, बट कोर्ट ने बोला नहीं, आपको 3,200 देने हैं। मेरे को लगा 4,000 देने हैं, मैंने बुक्स में दिखाया हुआ है, बट कोर्ट कह रहे हैं नहीं 3,200 देने हैं। तो 800 बचा लिए मैंने, 800 का फायदा, तो यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर्स 800, और क्रेडिटर्स में से 800 माइनस हो जाएंगे, राइट। इसके बाद ई पॉइंट, इन रिगार्ड टू डेटर्स फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। ये डेटर्स डूबने वाले हैं। एक्स से लेने हैं 2,000, एक्स से लेने हैं 2,000, और वो कह रहे हैं पूरा डूब जाएगा, पूरा बैड है डूब जाएगा, पूरे 2,000 डूब जाएंगे। वाई से लेने हैं 4,000, और वो कह रहे हैं कि 50% दे पाएगा, मतलब 50% डूबेगा, तो 4,000 का 50% डूबेगा मतलब 2,000, तो टोटल कितना डूबेगा? टोटल नुकसान होगा 4,000, ठीक है। तो टू बैड डेट्स 4,000, ठीक है। एक्स का पूरा पैसा डूब जाएगा 2,000, वाई का आधा डूब जाएगा 2,000, टोटल मिला के कितना डूब जाएगा 4,000, राइट। क्रेडिटर्स भी इजी है थोड़ा सा, ये आपको ध्यान से समझना है स्टॉक वाला। इसको एक बार अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लो, कुछ भी कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा सुन भी लो, ठीक है। लिख लो। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट करेंगे, आप लोग उसी क्वेश्चन के नीचे लिख लो एक्स्ट्रा। बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है 24,000, ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है 24,000, और नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक को 20% ज्यादा दिखाया हुआ है, 20% बढ़ाना नहीं है, 20% ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है, एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है, तो अब उसको कम करना है। जो फालतू में आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है उसे कम करना है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट में आएगा टू स्टॉक। बट कितना कम करना है? इसका 20% नहीं, वो कह रहे हैं स्टॉक को ऑलरेडी 20% ज्यादा दिखाया हुआ है, तो ओरिजिनल वैल्यू कुछ और रही होगी, ये तो बढ़ाने के बाद वैल्यू आई है, राइट। तो ओरिजिनल वैल्यू को मान लो x, ओरिजिनल वैल्यू x थी, x में 20% एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है, तो x प्लस 20% ऑफ x, और फिर आंसर आया 24,000। मतलब ओरिजिनल वैल्यू में 20% और जोड़ दिया, उसके बाद ये आंसर आया। तो यहां से ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो, 120 upon 100 ऑफ x इज इक्वल टू 24,000, तो x आ गया 24,000
इंटू 100/120, 20,000, मतलब ओरिजिनल प्राइस इसका 20,000 था और आपने इसका 20% एक्स्ट्रा दिखा दिया। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। तभी तो आपने 24,000 दिखा दिया। समझ पा रहे हो? तो बेसिकली अब कम करना है, कितना कम करना है? 4,000। तो देखा जाए तो हमने इसका 20% कम भी किया, हमने ओरिजिनल वैल्यू जो थी उसका 20% कम किया। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना, आपसे लिख लो। सो गाइस अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले ए बी सी पार्टनर है और डी आया। ठीक है, तो डी जो कैपिटल और गुडविल लाया उसकी एंट्री करनी है, और जो हमने गुडविल बांटी उसकी भी एंट्री करनी है। ठीक है, देखो ये सिखाना है मेन। तो सबसे पहले ए बी सी की ओल्ड रेशियो है 3:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो 3:1। डी आया और डी कैपिटल लाया 1/20 और गुडविल लाया फॉर क्वार्टर ऑफ शेयर। क्वार्टर ऑफ शेयर का मतलब होता है डी आया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, देखो क्या न्यू रेशियो दी हुई है। डी पॉइंट पढ़ो, फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल होंगे, राइट। और डी 1/4 शेयर के लिए गुडविल कितनी लाया? 30,000। तो पहली एंट्री तो होनी चाहिए बैंक टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी लाया? कैपिटल लाया 120 और गुडविल लाया 30, तो टोटल कितनी लाया? 150, राइट। फिर ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है एबीसी में। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, और ये साथ साथ आप भी ट्राई करो। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ए बी सी की ओल्ड माइनस न्यू, ए की ओल्ड रेशियो है 3/6 और न्यू है 1/4, 2/6, 1/4, 1/6, 1/4। तो ये हो गया 6 और 4 का एलसीएम 12, 2 3 जा 6 माइनस 3, 3/12, 12, 2 2 जा 4 माइनस 3, 1/12, 12, 2 माइनस 3 माइनस 1/12। तो इन शॉर्ट जिसका शेयर माइनस में आ गया वो कर रहे हैं गेन और बाकी दो कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो ऑब्वियसली सी को गुडविल नहीं मिलेगी। आपको पता है जब कोई पार्टनर गेन करता है तो वो भी लाता है, तो सी को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट सी के तो कैपिटल से कट करेंगे वो भी लाएगा। तो एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल सी डेबिट टू ए टू बी, करेक्ट। अब नया पार्टनर तो लाया 30,000, सी कितना लाएगा उसके लिए पहले हमें फर्म की गुडविल चाहिए, उसके बाद सी का निकालेंगे, राइट। तो फर्म की गुडविल कैसे आएगी? ये देखो, डी आया 1/4 शेयर के लिए और 30,000 गुडविल लाया, तो फर्म की क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल। सीधी सी बात है, अगर 1/4 शेयर के लिए 30,000 ला रहा है तो फर्म की गुडविल होनी चाहिए 30,000 इंटू 4/1, 120। फर्म की गुडविल 120 है, तभी तो इसका 1/4 मैं 30,000 ला रहा हूं, करेक्ट। अब फर्म की गुडविल आ गई, सी कितना लाएगा? जितना वो गेन कर रहे हैं, 120 का 1/12 कितना हो गया? 10,000। तो सी लाएगा 10,000 और ये दोनों अमाउंट किसको मिलेंगे? ए एंड बी को। कौन सी रेशियो में? 3:1, क्योंकि इनकी सेक्रीफाइसिंग है 3:1। तो 40,000 को आप बांटो 3:1 में, तो वो हो गया 30 और 10। आई होप ये एंट्री समझ आ गई होगी, ठीक है। ये एंट्री करना इतना मुश्किल नहीं था, ये तो आपको आती है। डाउट आएगा इसकी लेजर पोस्टिंग में। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, ये हो गए ए बी सी डी क्रेडिट साइड और ये हो गए ए बी सी डी डेबिट साइड।
अब डाउट तो ये आएगा कि इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी। देखो सीधी सी बात है, अगर एक डेबिट में है और दो क्रेडिट में है तब तो लेजर पोस्टिंग हो जाती है कंपाउंड एंट्री, या वाइस वर्सा, दो डेबिट में है एक क्रेडिट में है तो भी लेजर पोस्टिंग हो जाती है। बट दो ऊपर और दो नीचे, इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे? इसकी ऐसे नहीं होती लेजर पोस्टिंग। इसको पहले हमें एंट्री को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? बहुत ध्यान से देखें। यहाँ देखो, सबसे पहले इस एंट्री को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। प्रीमियम है 30,000, ठीक है, प्रीमियम है 30,000, वो मिला ए और बी में, कौन सी रेशियो में? 3:1 में। तो पहली एंट्री कर दो प्रीमियम टू ए टू बी, 30,000 को बांट दो ए और बी में 3:1 में। 30,000 डिवाइड बाय 4, 75, तो ये 75 हो गया और ये 22,500 हो गया, ठीक है। दूसरा जो सी दे रहा है, सी, वो किसको दे रहा है? वो भी ए और बी को दे रहा है। तो सी जो दे रहा है 10,000, वो भी ए और बी में बांट दो 3:1 में, तो ये हो गया 2500 और 7500। पॉइंट क्या किया मैंने दोनों को ब्रेक कर दिया। इस प्रीमियम को ए और बी में बांटना है, अलग से बांट दिया। फिर सी जो ला रहा है उसको भी ए और बी में बांटना है, अलग से बांट दिया। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों का इफेक्ट वही आ गया। बी को अल्टीमेटली कितने मिले? 75 यहां से, 2,500 वहां से, 10,000 मिल गए। और ए को अल्टीमेटली 30,000 मिल गए, ठीक है। अब क्या होगा? अब लेजर पोस्टिंग आराम से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रीमियम, ए और बी में बढ़ जाएगा 22,500 और 7,500, और फिर यहाँ पे ए और बी को मिल रहा है बाय सी 75 और 25, और सी में से कितने कट हो रहे हैं? टू ए टू बी 75 और 25, ठीक है। पॉइंट समझ पा रहे हो? चारों जब साथ में हैं तो लेजर पोस्टिंग को प्रेजेंट करना सही नहीं था, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। अलग अलग कर दिया तो अब आराम से प्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्लियर? ऐसे करना है। कब करना है? अगर ये 4 एंट्रीज आ गई, मतलब 4 पॉइंट्स आ गए, 4 इफेक्ट्स एक साथ, 2 डेबिट में 2 क्रेडिट में, तो आप ऐसे कर सकते हो। एक और प्रेजेंटेशन है, वो बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल ये वाली बेटर है, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें आप देखो, सी पॉइंट, मोहन एंड ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts। पिछले साल कोई बैड डेट्स रहे होंगे मेरे मोहन से, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 3,000 रुपए दूंगा। मान लो मोहन से पैसे लेने थे और वो डूब गए, बैड डेट्स हो गए थे। बैड डेट्स हम दिखा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में, और डेटर्स में से माइनस कर चुके होंगे। आज वो हमें कह रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 3,000 रुपए दूंगा। प्रॉमिस किया है ना, अभी दिए तो नहीं। प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती। प्रॉमिस को करो अंडरलाइन, ठीक है। प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती है जब तक वो पक्का ना हो जाए कि वो दे देगा, या पैसे ना आ जाए, या उसने ऐसी कमिटमेंट ना कर दी हो जिसमें पैसे हमारे पास पक्का आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती, राइट। पैसे दे देगा तो दिखा दूंगा, अभी तो सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। वहां लिख लो प्रॉमिस नो एंट्री, ठीक है। इसका एक और इम्पैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? सुनो, अगर आप ये मान रहे हो कि नहीं सर प्रॉमिस कर रहा है तो मतलब वो दे ही देगा, इसका मतलब आपने अकाउंट्स में तो दिखाना ही है, क्योंकि इक्विवेलेंट अजम्पशन कहती है जिस टाइम की इनकम है दिखा दो। तो अगर आप मान लो आप प्रॉमिस को अपनी इनकम मानते हो 1%, तो अभी उसने प्रॉमिस किया है, पैसे तो नहीं आए ना, तो प्रॉमिस में अगर आप इनकम में दिखाते हो फिर तो रीवैल्यूएशन में आएगा, यहाँ पे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, या फिर बाय डेटर्स, सॉरी बाय डेटर्स इज बेटर, ठीक है। रीजन हमारी इनकम होने वाली है। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड होगा। एक बात सुनना बहुत ध्यान से, अभी उसने प्रॉमिस किया है, अगर आप उसको इनकम मान भी रहे हो तो एक तो रीवैल्यूएशन में आएगा क्योंकि हमारा एसेट आ गया। दूसरा अभी एसेट में प्लस होगा क्योंकि पैसा अभी आया नहीं है। आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट करवाया था बैड डेट्स रिकवर्ड, जिसमें पैसे आ गए तो वो क्या किया था हमने, वो रीवैल्यूएशन में इनकम में किया था बैड डेट्स रिकवर्ड, और बैंक में प्लस हुआ था। जस्ट टू क्लियर योर डाउट मैं ये पॉइंट रिलेट कर रहा हूं कैसे। अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, पैसे आ गए कंफर्म्ड, तो इनकम में आएगा और पैसों में आएगा बैंक में। बट यहां है क्लियरली लिखा है प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस में क्या होगा, डेटर्स बढ़ जाएंगे
कल को पैसे आने हैं और डेटर्स में ऐड हो जाएगा। बट एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रॉमिस ही कर दो नो एंट्री। ठीक है, प्रॉमिस से कोई एंट्री नहीं करेंगे, जब पैसे आ जाएंगे तब एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक डेट्स रिकवर्ड वाली बात है, जब पैसे आ जाएंगे तो दिखाएंगे। ठीक है, तो आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हो या फिर नो एंट्री भी कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस वन इज इजी, नो एंट्री, काम खत्म। ठीक है, तो एक बार आप स्कूल में कंफर्म कर लेना। अगर आपकी मैम कह रही है कि दिस इज बेटर, फिर तो यही सही है, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट डीके गोयल जो बुक है उसमें दोनों इम्पैक्ट सिखाए जाते हैं, टीएस में भी दोनों सिखाए गए हैं, बट नॉर्मली स्कूल्स में यही कहते हैं कि नो एंट्री कर लो। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, देख लो। अब करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन 64 ABC पार्टनर्स है 3 to 1 में, डी आया, कैपिटल लाया 50,000, गुडविल के बारे में कुछ मेंशन नहीं करा फिलहाल। ठीक है, आपको हिंट दे देता हूं, ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है, क्योंकि ना इसमें डी की गुडविल है और ना फर्म की। ठीक है, तब आप कर रहे हैं ना। आगे सुनो, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी। बस रुको, जो हमने क्रेडिटर्स को पे करने हैं, जो हमारी लायबिलिटी है, उसमें से 10,000 हमने डी को देने थे और उसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप देखा जाए तो 50,000 उसने कैपिटल लानी है और 10,000 हमने उसको देना है। तो आगे लिखा हुआ है जो 10,000 ड्यू है डी को, वो एडजस्ट हो जाएंगे कैपिटल के अगेंस्ट। कैसे एडजस्ट होंगे, कैपिटल उसने लानी है 50,000 और 10 हमने उसको देने हैं, तो हम उसको बोलेंगे आप 40,000 ले आओ, बट कैपिटल तो पूरी मानी जाएगी। कैसे, यहां देखना, क्रेडिटर्स हमारे खत्म हो रहे हैं, राइट, क्रेडिटर्स हमारे खत्म हो रहे हैं, तो लायबिलिटी खत्म 10,000 की, उसकी कैपिटल में जाना है, डीज कैपिटल में 50। देखो वैसे तो उसको 50 लाने थे, उसको 50 लाने थे कैपिटल के नाम पे, बट 10 तो हमने ही उसको देने हैं, तो 10 हम लेंगे यहाँ पे कैपिटल के नाम पे, 10 तो हमने उसको देने ही है, 10 हमारी साइड से आ गए तो वो 40 और ले आएगा, तो 50,000 की कैपिटल बन गई। समझ पा रहे हो, 10,000 फर्म ने उसको देना है, 40 और ले आएगा, कैपिटल हो गई 50, राइट। तो यहां से वो पैसा लाएगा 40,000, तो उसकी लायबिलिटी खत्म। अब फर्म ने जो 10,000 देने थे कैपिटल में डाल दिए, बाकी वो ले आया अपने 40,000, तो कैपिटल पूरी स्टार्ट हो गई 50। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टोटल उसने 50 लाने थे और 10,000 फर्म ने उसको देने ही थे, तो 10,000 फर्म ने यहां डाले, 40 वो ले आया। ठीक है, अलग से उसको कुछ पे नहीं किया। आगे देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया था जिसमें से 1200 प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब हमारे लिए एसेट, तो ये हमारा फायदा है, तो रीवैल्यूएशन में आएगा बाय प्रीपेड एक्सपेंस 1200 और ये चला जाएगा एसेट्स में। ठीक है, आपने पहले एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दिखाया होगा इस साल, जो एक्चुअली में अगले साल का है, उसको यहां से हटाना है, तो इसलिए उसको इनकम में दिखाया और एसेट में दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एक्सपेंस डेबिट किया 2000 का, पेड फॉर दीज पर्सनल एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, नया पॉइंट है, आपने 2000 का एक्सपेंस दिखाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस दिखाया, बट एक्चुअली में वो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्रॉइंग्स होनी चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे एक्सपेंस क्यों दिखा रहे हो? आपने फालतू में एक्सपेंस दिखा दिया, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स बचा लिया, बट वो एक्सपेंस आपका है ही नहीं, वो तो पार्टनर का है, तो उसको यहाँ से हटाना है, तो उसको अब इनकम में दिखाना पड़ेगा बाय 20। और वो पैसे हम किससे लेंगे? बी से लेंगे, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो हमने कैश क्यों पे किया, तो हम उससे लेंगे, उसी कैपिटल से काटेंगे, तो इसकी एंट्री होती है बीस कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। ये बार दोबारा सुनना और ध्यान से सुनना, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखाया हुआ है जो एक्चुअली में उसका पर्सनल एक्सपेंस है, मतलब ड्रॉइंग्स, तो उसकी कैपिटल से काटो
और अपनी इनकम दिखाओ। इनकम पता है क्यों दिखाई है? क्योंकि आपने पहले खर्चा दिखाया हुआ है, तो अब उसे इनकम दिखाओ ताकि वो नलिफाई हो जाए। ठीक है, ना एक्सपेंस ना इनकम, नलिफाई हो जाएगा। आपने पहले से फालतू में खर्चा दिखाया है, हटाने के लिए इनकम साइड दिखाया है, और फिर एक्चुअली में किससे लेंगे? उसी कैपिटल से काट लेंगे। ठीक है, तो फर्म में तो कोई इंपैक्ट नहीं आया अल्टीमेटली। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000, डी पॉइंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 which was previously discounted with the bank। बस अब रुक जाओ। आपको एक बीआर मिला था, बिल रिसीवेबल। जब बीआर मिलता है तो हम एंट्री करते हैं बीआर टू डेटर। हमें जब बीआर मिला था वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर। ये आपने 11 में सीखा हुआ है कि बैंक से पैसे ले लिए और बीआर बैंक को दे दिया। अब हुआ क्या, आगे लिखा हुआ है इट वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च। एक बात बताओ, जब आपने बीआर मिला और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो ड्यू डेट पे कौन जाएगा पैसे मांगने, हम या बैंक? ड्यू डेट पे बैंक जाएगा क्योंकि बीआर तो उसके पास है। तो ड्यू डेट पे बैंक गया पैसे मांगने उस पार्टी से, उस डेटर से, बट उसने मना कर दिया। तो बैंक किसको पकड़ेगा? हमें। बैंक हमसे लेगा और हम किसको पकड़ेंगे? उस डेटर को, हम उससे लेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होती है? डेटर टू बैंक। रीजन ध्यान से सुनो, हम डेटर से लेंगे तो हमारे लिए एसेट, और बैंक हमसे लेगा तो हमारे पैसे कम होने वाले हैं। इन शॉर्ट, एक जगह से लेने हैं और एक जगह देने हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, इसकी एंट्री होती है डेटर टू बैंक। रीजन, डेटर से लेने हैं और बैंक को देने हैं, तो बेसिकली हमारे बैंक अकाउंट से कटेंगे पैसे, यहां पे आएगा बाय डेटर, डिक्रीज इन एसेट, और डेटर में ऐड होंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, एक एसेट बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, नो इफेक्ट ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। ये तो इजी है, 5% का प्रोविजन बनाना है, डेटर्स के ऊपर बना लोगे। कितने डेटर्स हैं? आपको लग रहा होगा डेटर्स हैं 30,000, बट गलत है। डेटर्स 30,000 के नहीं है, 4,000 के डेटर्स तो यहां से भी बढ़ गए थे। जो डी पॉइंट में हमने अपने डेटर्स बढ़ा लिए थे तो डेटर्स 34 हो गए थे, तो प्रोविजन 34,000 पे आएगा 5%, 1,700। दोबारा सुनो, डेटर्स 30,000 के तो हैं जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं, 4,000 के डेटर्स इधर बढ़ भी तो गए थे इस एंट्री से, तो अब कितने हो गए थे? 34। डाउट तो सब पे होगा, तो 34 पे डाउट होगा 5%। ठीक है, आगे एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 2100। बस रुक जाओ, आगे मत पढ़ना। अगर आपने रीवैल्यूएशन करवाया, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करवा रहे हो, थोड़े बहुत खर्चे भी होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आएगा चेक करने, खर्चे हो गए 2100 के। वो खर्चे किसके होने चाहिए थे? फर्म के। तो हमारे लिए एक्सपेंस में आएगा, यहां पे आना चाहिए था टू बैंक 2100। इसकी एंट्री होनी चाहिए थी रीवैल्यूएशन टू बैंक 2100, क्योंकि एक्सपेंस है और पैसा गया, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बट आगे देखो क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन इज पेड बाय ए। फिलहाल वो खर्चा हमने नहीं दिया, ए ने दिया। तो अगर ए एक पार्टनर हमारे बिहाफ पे खर्चा कर रहा है तो बाद में फर्म उसको दे देगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू ए। कैसे? बहुत ध्यान से देखना। इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू एज कैपिटल। कैसे होगी? यहां देखो 2100 का खर्चा हुआ, वो तो फर्म का खर्चा है, राइट? फिलहाल किसने दिया? ए ने, तो हम उसको दे देंगे, तो हम उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई पार्टनर हमारी लायबिलिटी पे करता है तो भी तो हम उसको देते हैं ना, तो अगर वो हमारा खर्चा कर रहा है तो हम उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और अपना खर्चा दिखा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली फर्म के लिए खर्चा है और हमने ए को देने हैं, तो उसकी कैपिटल में आएगा क्रेडिट साइड पे। क्या आएगा? बाय रीवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज कर लेना और बाकी का क्वेश्चन खुद कर लेना। और ये क्वेश्चन है रिडल गुडविल का, क्योंकि ना न्यू पार्टनर की गुडविल है ना फर्म की गुडविल है, राइट? तो आज के सारे कंसेप्ट हो गए। अब मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया, बस जर्नल एंट्रीज रह गई है। कुछ क्वेश्चंस हैं जर्नल एंट्रीज के, एक क्लास और बची है, वो मैंने करवानी है। एल्स पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है।
अब जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं, मैंने इनकम्प्लीट रखे हैं, इनको कंप्लीट आप करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क कर लेना, कोई भी डाउट्स हो तो बता देना। बाकी नेक्स्ट क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी, उसमें हम एंट्रीज करेंगे। टिल देन सी यू।